नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग काव्य दीपिका पे बात करेंगे। काव्य दीपिका जो पंचम समसत्र 5 सेमेस्टर 5 में सेमेस्टर 5 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज काव्य दीपिका जिसके लेखक श्रीकांति भट्टाचार्य हैं, काव्य दीपिका के चतुर्थ शिखा पे हम लोग बात करेंगे। चतुर्थ शिखा के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी पहली कक्षा की थी। पहली कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने काव्य के भेद को पढ़ा था। काव्य के भेद को पढ़ने के साथ साथ काव्य के दो भेद, दृश्य और श्रव्य काव्य। उसके बाद दृश्य काव्य का लक्षण हमने पढ़ा था। उसके बाद दृश्य काव्य के दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक की परिभाषा क्या है वो मैंने समझाया था। उसके बाद अभिनय किसे कहते हैं वो मैंने बताया था। अभिनय के 4 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। उसके बाद फिर मैंने बात की थी रूपक के 10 भेद। रूपक के 10 भेद पे मैंने चर्चा की थी। उसमें से नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवाकार, वीथी, अंक, इहामृग। इसके बाद उपरूपक, चूँकि दृश्य काव्य के 2 भेद मैंने बात की थी। दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक और दूसरा उपरूपक। तो रूपक के 10 भेद हैं और इन 10 रूपक के 10 भेद हैं। उसके बाद उपरूपक के 18 भेद हैं। अब उन 18 भेदों का नाम एक बार देखेंगे। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षटक, नाट्यराशक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेक्षण, राशक, संपालक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, तुम्रलिका, हलिश और प्रकरणिका और भाणिका। आज के क्लास में चूँकि रूपक के 10 भेद हैं, 10 भेद में से नाटक एक भेद है और आज के क्लास में हम नाटक के लक्षण, नाटक कहेंगे किसको, उस पर मैं बात करूँगा। तो नाटक के भेद, नाटक के लक्षण, नाटक कहते किसको हैं? चूँकि मैंने बात की थी कि रूपक के 10 भेद हैं और 10 में से जो पहला भेद है नाटक, तो नाटक किस प्रकार की रचना को हम नाटक कहेंगे, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ श्लोक लिखा हुआ है, कुछ कारिकाएँ लिखी हुई हैं। यहाँ श्लोक ना बोल करके हम इसको कारिका बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ कारिकाएँ लिखी हुई हैं, उन कारिकाओं को पढ़ते हुए उसके बाद नाटक का लक्षण हम लोग देखेंगे कि नाटक किस प्रकार की रचना को हम नाटक कहेंगे। एक लंबा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटक किसे कहते हैं, और नाटक के लक्षण को बताते हुए नाटक की विशेषता को बताएं। तो नाटक की विशेषता या नाटक का लक्षण, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। एक लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पे लिखता है नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम विलासधर्यादि गुणवत् युक्तम नाना विभूति भी। हाँ, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। विलास सर्ध्यादि गुणवत्, विलास सर्ध्यादि गुणवत् युक्तम नाना विभूति भी। तो ये पहला यहाँ पे लाइन लिखता है नाटकम ख्यातवृत्तम। नाटकम स्यात्, नाटक स्यात् मतलब नाटक कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो यहाँ लिखता है ख्यातवृत्तम। वृत्त का अर्थ होता है कहानी। वृत्त का अर्थ क्या होता है? कोई भी घटना, कोई कहानी या कोई कथा। और ख्यात मतलब प्रसिद्ध। तो ख्यातवृत्तम, नाटक की जो कहानी होनी चाहिए वो प्रसिद्ध होनी चाहिए। नाटक की जो कहानी होनी चाहिए वो प्रसिद्ध होनी चाहिए। अब प्रसिद्ध जैसे राम को लेकर के एक नाटक लिखा जा सकता है, तो राम चूँकि प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर को लेकर के नाटक लिखा जा सकता है। हनुमान को लेकर के, हनुमान की कहानी पर आधारित एक नाटक लिखा जा सकता है।
तो नाटक की जो कहानी होनी चाहिए वो प्रसिद्ध होनी चाहिए। प्रसिद्ध मतलब पॉपुलर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे इंसान को लेकर के आप कहानी लिख दिए हैं जिसको लेकर के जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो। तो नाटक की जो कहानी होनी चाहिए वो ख्यातवीरतम, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, हाँ, तो ख्यातवीरतम प्रसिद्ध कहानी होनी चाहिए। तो ये हो गया नाटक की एक लक्षण के अंतर्गत ये बात हो गई। दूसरा लाइन यहाँ पे लिखता है पंच संधि समन्वितम। पंच संधि, 5 संधियों से युक्त होना चाहिए। ध्यान देंगे, नाटक में संधि का प्रयोग होता है। नाटक में संधि का प्रयोग होता है। संधि एक व्याकरण की संधि होती है और एक नाटक की संधि होती है। तो हम नाटक की संधि 5 होते हैं। व्याकरण की संधि जैसे अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वो व्याकरण की संधि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नाटक में प्रयोग की जाने वाली संधि है। तो नाटक में कुछ अनेक अलग अलग प्रकार की संधि होती है। हम बात करेंगे कि नाटक में संधि क्या होता है। संधि का मतलब ये हो गया आपका, संधि का मतलब संधि का मतलब जोड़ना होता है। तो कहानी में कथानक को एक कथा से दूसरे कथा को जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो कहानी एक कथा को दूसरे कथा से जोड़ने की कहानी को हम नाटक में उसी को संधि कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए बहुत जगह कहानी अगर सीधा चलते रहेगी तो कहानी को जिस दिशा में ले जाना हो कहीं कहीं मोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम एक कहानी की बात करें तो कहानी की बात करें कि राम का राज्य अभिषेक अगर हो रहा है और राम का राज्य अभिषेक होता है, अचानक इधर कैकेयी जो है वो एक वर डिमांड कर देती है दशरथ से। तो उससे होता क्या है कि कैकेयी एक वरदान मांगती है दशरथ से और वरदान में ये मांगती है कि राम का 14 वर्ष का वनवास हो जाए। अब यहाँ पे कहानी मुड़ गया। कहानी क्या चल रही थी, राम का राज्याभिषेक। तो राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, नो डाउट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि कहाँ राम का राज्याभिषेक को रोक दिया जाता है और कहानी किधर चली जाती है, वो फिर कहानी चली जाती है वनवास की ओर। जरा सोचिए कि वहाँ कहानी अगर नहीं मुड़ती, कहानी वहाँ पे नहीं मुड़ती तो क्या होता। राम का राज्याभिषेक हो जाता, राम लक्ष्मण सीता वनवास जाते ही नहीं, लंका अधिपति रावण का वध भी नहीं होता, सीता का हरण भी नहीं होता। तो वहाँ पे कहानी रूट चेंज हुआ। अब दूसरी बात, कहानी कैसे कैसे मोड़ ले रही है। अगर सीता का हरण नहीं होता तो 14 वर्ष के बाद फिर वनवास से राम लौट आते। तो एक कहानी को दूसरी कहानी से कैसे जोड़ा जा रहा है, तो ये जो जोड़ने की जो विधि है नाटक में, इसी को संधि कही गई है। हाँ, तो नाटक में संधियाँ 5 प्रकार के होते हैं। तो एक कहानी को दूसरे कहानी से जोड़ने की जो शैली है वही नाटक में, उसी को संधि कहा जाता है, अभी मैंने बताया। तो नाटक में 5 प्रकार की संधियाँ हैं। पहला संधि का नाम है मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और तीसरा निर्वहन संधि। ध्यान देंगे, नाटक में ये 5 संधियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाटक में कोई 2 ही संधि होनी चाहिए, नहीं, ये 5 संधि होनी चाहिए। संधि को लेकर के हम एक स्पेशल क्लास बनाएंगे कि संधि कहते किसको हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे नाटक में ये 5 संधियाँ का होना बहुत जरूरी। मुख संधि होना चाहिए, प्रतिमुख संधि होना चाहिए, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। तो ये 5 संधि का होना नाटक में नितांत आवश्यक है। तो नाटक में क्या यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, नाटकम ख्यातवीरतम स्यात् पंच संधि समन्वितम। 5 संधि से समन्वित होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखता है विलासद, विलासर, विलास, विलास, विलासर्ध्य, सर्ध्यादि गुणवत। विलास और समृद्धि, विलास है ना। विलास का अर्थ होता है एक सोच समझ करके कोई भी काम को करना। तो कहा जाता है कि नाटक में जो नायक हैं वो नायक को किस प्रकार से होना चाहिए। तो नाटक में जो नायक है वो उसको विलासपूर्ण होना चाहिए, धीर होना चाहिए, धीर और गंभीर। धीर मतलब धैर्य। नाटक में जो नायक है, जो हीरो है, उसको धैर्य
उसके पास पैसेंस होना चाहिए। उसके बाद सस्मितम, सस्मित वाणी। सस्मित वाणी मतलब मीठी वाणी होनी चाहिए। ज़रूरत आने पर वो सबसे अच्छे से बात करे। उसकी वाणी मीठी, मीठी कहने का मतलब आप कड़क वाणी भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत आने पर। जैसे राक्षस लोगों की वाणी हमेशा कड़क होती है, और नायक जो है उसकी वाणी सस्मित वाणी होनी चाहिए। उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए ऐसे। और कहा जाता है नायक जो है अनेक विभूतियों से युक्त होनी चाहिए। विभूति का मतलब होता है विभूषण। ध्यान देंगे, विभूति जिससे एक नायक की शोभा बढ़ती है उसको विभूति कही गई है। जैसे नायक की महिमा, नायक की शक्ति। हाँ, नायक की शक्ति जिससे एक नायक का विभूषण शोभा बढ़ती है उसे विभूति कहा गया। इसे विभूषणम, नायक का शोभा जिससे बढ़ती है वो विभूति है। तो नायक अगर हीरो है और वो शक्तिशाली नहीं है तो वो नायक नहीं है। तो नायक की शोभा किससे बढ़ी? शक्ति से बढ़ी। तो शक्ति भी एक प्रकार की विभूति है। और नायक की महिमा, हाँ, नायक की बड़ी बड़ी महिमा होनी चाहिए। सहनशील होना चाहिए, तो सहनशील भी एक विभूति है। हाँ, जरूरत आने पर लोगों का मदद करने जैसा भी नायक को होना चाहिए। तो बिल्कुल नायक को मदद करने वाला होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, दूसरों की भलाई देखनी चाहिए, और ज़रूरत आने पर खुद कष्ट सहन करे लेकिन दूसरों को कष्ट ना होने दे। तो इन विशेषताओं से युक्त नायक होनी चाहिए। तो खाजता विलास धैर्य आदि गुणवत युक्तम नाना विभूति भी, नाना प्रकार के विभूतियों से, नाना प्रकार की शक्तियों से, नाना प्रकार के महिमाओं से, नाना प्रकार के कार्यों से वो युक्त होना चाहिए, और उनकी प्रशंसा भी की जाए। ध्यान देंगे, फिल्म में जो हीरो होता है वह हीरो अगर वो गलत काम करे तो वो फिर विलेन कहलाता है, प्रतिनायक कहलाता है। तो नायक का अपनी एक विशेषता है। तो नायक जो है नाना प्रकार की शक्तियों से युक्त होना चाहिए, नाना प्रकार की विभूतियों से युक्त होनी चाहिए। हमेशा मीठी वाणी, चेहरे पे हमेशा स्माइल, धीर धैर्य होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, काम को लेकर के वो सीरियसनेस उसके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार के नायक एक नाटक में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया पहला श्लोक। तो पहला श्लोक है नाटकम ख्यात वृत्तम मशात पंच संधि समन्वितम विलासर धैर्य आदि गुणवत युक्तम नाना विभूति भी, नाना प्रकार के विभूतियों से युक्त होना चाहिए। दूसरा श्लोक में ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सुख दुख समुद्भूति। हाँ, सुख दुख समुद्भूति, सुख और दुख, सुख और दुख, ये दोनों चीज़ की उत्पन्न होना चाहिए। नाटक में सुख का भी जिक्र होता है और दुख का भी जिक्र होता है। तो सुख दुख जीवन सुख दुख का संगम है। या जो जीवन है यह सुख और दुखों से ओतप्रोत है। कभी आपको खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी गम होगा तो कभी खुशी होगी। तो ये जो जीवन है सुख दुख से युक्त होना चाहिए, सुख दुख से युक्त है। तो नाटक में भी जो कभी नाटक की रचना करेगा उसमें सुख और दुख दोनों की कहानी है। जैसे मान लिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, उसमें सुख भी देखने को मिला है, दुख भी देखने को मिला है। सुख कहाँ पे देखने को मिला है कि जब राजा दुष्यंत जो है वो जंगल जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद उनको शकुंतला मिलती है, और शकुंतला से जब वो शादी करते हैं, उनके साथ 3 से 4 महीना टाइम एक्सपेंड करते हैं, वह सुख की घड़ी है। दुख की घड़ी क्या है? जब शकुंतला गर्भवती हो जाती है और गर्भ की अवस्था में छोड़ करके वो गर्भवती हो जाती है, और वो राजा दुष्यंत ये प्रॉमिस करके चले जाते कि मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा। इस दौरान फिर वो राजा भूल जाता है शकुंतला को, और यहाँ पे शकुंतला का जो गर्भ का जो समय है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजा दुष्यंत उसे लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो घड़ी है वो दुख की घड़ी है। तो शकुंतला को अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में बहुत दुख होती है। जरा सोचिए कि एक लड़की जो शादी कर ली, एक अजनबी उसके जीवन में आया
और उससे वो शादी कर ली। शादी करने के बाद अपने पिता के अनुपस्थिति में उसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद वह नायक दुष्यंत उसके साथ रिलेशनशिप में आता है और फिर वापस चला जाता है। इस दौरान वो गर्भवती हो जाती है और वो नायक उसे वापस लेने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भूल जाता है। इसकी एक अपनी कहानी है। तो यहाँ पे सुख और दुख की कहानी बताई गई है। शकुंतला को यहाँ पे दुख हो रही है। शकुंतला जो गर्भ की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे चिंता की विषय है। शकुंतला को ये पता भी नहीं है कि उसका पति का घर कहाँ है। एक अजनबी आया, शादी किया और वापस फिर चला गया, और आप गर्भवती हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो घड़ी है, ये दुख की घड़ी है। तो नाटक में सुख और दुख दोनों चीज़ों का उल्लेख रहता है, दोनों चीज़ों की उत्पत्ति एक नाटक से होता है। इसी प्रकार फिल्म अगर ले लें, फिल्म भी एक नाटक का विषय है। तो नाटक में कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख है, हाँ, कभी खुशी है। नायक को कभी खुशी होगी तो कभी गम होगा। तो इस प्रकार से नाटक में भी ये सुख और दुख की उत्पत्ति का जिक्र होना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पे छत्रपति लिखा गया है, यहाँ पे उत्पत्ति होनी चाहिए, उत्पत्ति ध्यान देंगे। सुख दुख उत्पत्ति, तो यहाँ छत्रपति लिख दिया है, थोड़ी मिसप्रिंट है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गया। सुख दुख की उत्पत्ति, सुख और दुख दोनों चीज़ नाटक में जिक्र होना चाहिए। नाना रसों से युक्त होना चाहिए। रस पर मैंने चर्चा की थी। रस क्या होता है? किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। और रसों की संख्या 9 है संस्कृत में। उसमें जो भरत मुनि ने 8 रसों को दिया है, 9वां रस जो शांत रस है उसका जिक्र अभिनव गुप्त ने किया है। 9वां रस अंतिम व 9वां रस शांत रस है। तो कहा जाता है नाटक में नाना रसों से युक्त होना चाहिए। एक से अधिक रस नाटक में हो सकता है। नाटक में नाना रस, ये जरूरी नहीं लिखा हो कि आप 9 रस युक्त हो। हाँ, कोई नाटक में 9 रस भी हो सकते हैं, 7 रस भी हो सकते हैं, 2 रस भी हो सकते हैं, 1 रस भी हो सकते हैं, 3 रस भी हो सकते हैं, 4 रस भी हो सकते हैं। इसीलिए पे यहाँ एक टर्म लिख दिया है, नाना रसों से युक्त होना चाहिए। हाँ, तो नाना रसों से युक्त होना चाहिए नाटक में। कभी श्रृंगार रस, तो मतलब कभी प्रेम झलकेगा, कहीं कभी करुण रस, तो कभी दया भाव प्रकट होगा, कभी गुस्सा आएगा। तो तरह तरह का अनुभव, तरह तरह का आनंद आपको नाटक से मिलेगा। ध्यान देंगे वो आगे देखने को मिलेगा। नाटक में मुख्य रूप से 2 रस प्रधान होना चाहिए, या फिर वो वीर रस से प्रधान होना चाहिए, या फिर वो श्रृंगार रस से प्रधान होना चाहिए। श्रृंगार रस मतलब प्रेम कहानी होना चाहिए, या फिर वीर मतलब उत्साह, थोड़ा मारधार भी होना चाहिए, है ना। तो ये वीर रस से भी युक्त होना चाहिए। प्रधान रस 2 ही होना चाहिए। अन्य रस भी हैं, होंगे, लेकिन वो गौण रूप से, वो सहायक रस होंगे। लेकिन मुख्य प्रधान रूप से 2 रस होना चाहिए, वो वीर रस है और दूसरा श्रृंगार रस है। नेक्स्ट बात यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी बात लिखता है पंचादिका दशा प्राश तंत्रकाः प्रकीर्तिताः। हाँ, 5 से 10 अंक होना चाहिए। नाटक का विभाजन अंकों में होता है, ये आप जान लेंगे कि जितने भी नाटक हैं, नाटक का जो रूपक के जो 10 रूपक हैं, रूपक में जो 10 रूपक हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो 10 रूपक हैं, यहाँ पर जो आपको ये ध्यान देंगे, ये जो 10 रूपक है, रूपक जैसे नाटक है, प्रकरण है, भान है, प्रहसन है, डीम है, व्यायोग, समाकार, वित्यंकी, हामिर, इन सब का विभाजन अंकों में हुआ है। और यहाँ तक कि नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षटक, इन 18 सब का विभाजन जो है, सबका बंटवारा अंकों में हुआ है। तो नाटक में कितने अंक होना चाहिए? तो कहा जाता है कि नाटक में अंकों की संख्या 5 से अधिक होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए कम से कम, और 10 से आपका कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। नाटक में अंकों की संख्या 5 होना चाहिए, 5 के इक्वल, या फिर
10 भी होना चाहिए या फिर 10 से कम। 10 तो नहीं होगा, 10 से कम होगा। अगर 10 रहेगा तो फिर इसको प्रकरण कह देंगे। तो नाटक में अंकों की संख्या 5 और 10 के बीच होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। अगर 10 अंक हो जाएगा तो वो प्रकरण कहलाएगा, जो रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखता है कि सुख दुख समुद्भूति, नाटक जो है, नाटक में सुख और दुख का जिक्र होना चाहिए, अनेक रस होना चाहिए, मतलब नाना प्रकार के रसों से युक्त होना चाहिए, और उसके बाद अंकों की संख्या 5 से 10 होनी चाहिए। नेक्स्ट, 5 से 10 मतलब 5 कम से कम, 5 अधिक से अधिक, 10 से कम, 10 नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर फिर देखेंगे। इसमें कुछ शायद छूट गया है, एक लाइन यहाँ पे शायद कुछ मिट गया है। हाँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात प्रतापी दिव्य अथो अदिव्यो गुणावान नायको मता। इसका पॉइंट्स हम, हाँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ पॉइंट्स ध्यान देंगे। हाँ, तो नेक्स्ट जो श्लोक है, वो नेक्स्ट जो कारिका है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। लिखता है प्रख्यात वंशो, प्रख्यात वंशो राजर्षि, प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात प्रतापवान दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो व गुणवान नायको मता। प्रख्यात वंश कहा जाता है कि नाटक में जो नायक है, नाटक में जो नायक है वह आपका प्रख्यात वंश, प्रख्यात कुल में उत्पन्न होना चाहिए। प्रख्यात कुल में उत्पन्न एवं प्रतापी, प्रख्यात कुल मतलब कोई ऐसा जो प्रसिद्ध, मतलब प्रख्यात, एक प्रख्यात कुल, एक ख्यात प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कुल, एक प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होना चाहिए नायक। जैसे राम, अगर एक राम को नायक बना लेते हैं तो उनका उत्पन्न जो है वो सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था, और वह गुणों से युक्त होना चाहिए। नाटक में धीरोदात नायक होना चाहिए। नायक 4 तरह के होते हैं। एक है धीरोदात नायक, धीरोदात नायक। नाटक जो है, नाटक के 4 कैटेगरी हैं। पहला है धीरोदात नायक, दूसरा है धीर प्रशांत, धीर प्रशांत, धीर प्रशांत नायक। उसके बाद है धीरोदत्त नायक, सॉरी, धीरोदत्त, धीरोदत्त लिखा नहीं रहा, धीरोदत्त नायक, धीरोधत्त, हाँ, धीरोधत्त नायक। उसके बाद धीर ललित नायक, धीर ललित नायक, धीर ललित नायक। तो नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात, धीरोधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। ये 4 नायक होते हैं, और 4 नायकों में जो नाटक में जो नायक होना चाहिए वह धीर ललित, धीरोदात नायक होना चाहिए। नायक की क्या कोटि होनी चाहिए? धीरोदात। और धीरोदात नायक जो हैं सबसे उच्च कोटि के नायक हैं। धीरोदात नायक जो हैं सबसे उच्च कोटि के नायक हैं। उसके बाद वो नायक की क्या विशेषता होनी चाहिए? दिव्य नायक। ध्यान देंगे, वो नायक कैसा हो? दिव्य नायक होना चाहिए। दिव्य नायक मतलब जो नायक साक्षात देवता आदि हो, जो नायक साक्षात देवता आदि हो। देवता आदि जैसे विष्णु, किसी कोई नायक में, किसी कोई नाटक में नायक जो है विष्णु है, तो जो साक्षात भगवान जिसका नायक हो, जिस नाटक का नायक साक्षात भगवान, देवता इत्यादि हो, तो विष्णु जो है वो अगर किसी नाटक का नायक है तो वो आपका दिव्य नायक हो जाएगा। हाँ, दिव्य नाटक में वो अगर विष्णु नायक है तो वो आपका दिव्य नायक हो जाएगा। और उसके बाद अदिव्य नायक। अदिव्य नायक मतलब कोई मनुष्य। हाँ, नायक जो है कोई मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य कहने का मतलब ये है, जैसे युधिष्ठिर एक मनुष्य थे,
युधिष्ठिर एक मनुष्य थे, तो अदिव्य नायक भी हो सकते हैं नाटक में, अदिव्य नायक भी हो सकते हैं। भीम, अगर किसी नाटक में भीम अगर नायक हैं तो एक मनुष्य थे, तो वो भी वो हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी अगर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है दिव्य अदिव्य नायक। दिव्य अदिव्य नायक मतलब दिव्य मतलब देवता और अदिव्य का मतलब मनुष्य। तो एक ऐसा नाटक जिसमें कोई देवता जो है वो मनुष्य के रूप में नायक बना हुआ है, जैसे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो है मनुष्य, श्री कृष्ण क्या है, वो तो एक मनुष्य मतलब मानव अवतार के रूप में आए हैं, लेकिन वो है क्या, देवता है। तो राम जो है वो दिव्य अदिव्य नायक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दिव्य अदिव्य नायक। श्री कृष्ण जो हो जाएंगे वो भी, श्री कृष्ण जो हो जाएंगे वो दिव्य अदिव्य नायक हो जाएंगे, क्योंकि दिव्य मतलब मनुष्य और श्री कृष्ण। हाँ, तो नायक जो है वो दिव्य दिव्य नायक में श्री कृष्ण, श्री राम, ये सब दिव्य दिव्य नायक के अंतर्गत हो जाएंगे। तो नाटक में नायक जो है वो प्रख्यात वंश में उत्पन्न होना चाहिए, एक ऐसा वंश में उत्पन्न होना चाहिए जो बहुत ही प्रसिद्ध वंश हो, बहुत ही प्रसिद्ध कुल हो, एक नामी कुल हो, और वह नायक प्रतापी होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। और नायक की कोटि क्या होनी चाहिए, वो धीरोदात्त नायक होना चाहिए। उसके बाद दिव्य नायक भी नाटक में देखे जाते हैं। दिव्य नायक मतलब जिसमें साक्षात कोई देवता ही नायक बन गया हो, जैसे शंकर अगर किसी नाटक का नायक है, विष्णु अगर किसी नाटक का नायक है, और ब्रह्मा किसी नाटक का नायक है, साक्षात इंद्र किसी नाटक का नायक है, तो उसको हम दिव्य नायक बोलेंगे। और दिव्य नायक जिस नाटक का नायक कोई मनुष्य हो, जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, हाँ, इस प्रकार से अगर कोई है तो वो आपका दिव्य अदिव्य नायक हो जाएगा। उसके बाद दिव्य अदिव्य नायक मतलब जो देवता भी है और मनुष्य भी है, जैसे श्री राम, वो तो है देवता, एक विष्णु का अवतार है, तो विष्णु विष्णु है मतलब दिव्य कोटि में आ जाएंगे। और इधर राम का रूप अवतार लिए हैं तो वो मनुष्य बन गए, तो दिव्य दिव्य श्री कृष्ण जो है वो भी दिव्य दिव्य, श्री राम जो है वो भी दिव्य दिव्य नायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नाटक में दिव्य दिव्य भी नायक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कारिका है नाटक को लेकर के, यहाँ लिखता है चत्वारा पंच व मुख्य कार्य व्यापृत व्यापुत पुरुषः एक एव भवेदंगी प्रथमो वीर एवं वा। हाँ, फिर लिखता है अंग मंगे रसाः सर्वे कार्यम निर्वहने अद्भुतम चत्वारा पंच व मुख्य कार्य व्यापुत पुरुषः एक एव भवेदंगी प्रथमो वीर एवं वा आमन्ये रसा सर्वे कार्य निर्वहने अद्भुतम। निर्वहने अद्भुतम, ध्यान देंगे क्या लिखता है कि नाटक में नायक जो है चत्वारा पंचवा, 4 या 5 कार्य व्यापृत पुरुष, 4 या 5 कार्य को मुख्य रूप से नाटक में 4 या 5 पात्र ऐसे होते हैं जो ओवरऑल पूरे नाटक में होते हैं। नाटक में 4 या 5 पात्र ऐसे होते हैं जो पूरे नाटक में ही उनका कार्य व्यापार चलता है, उनकी क्रियाएं चलती है, उनका रोल जो है वो पूरे नाटक में वही 4-5 आदमी होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जिसमें करेक्टर करने वाले जैसे हीरो है तो हीरो के मम्मी पापा, नाय और हीरोइन और गुंडा, इतने लोग ही रहते होंगे। और जो मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाटक में 4 से 5 ऐसे पात्र होते हैं जो शुरू से लेकर के अंत तक पूरे कहानी में उन्हीं का रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस प्रकार से एक नाटक में होना चाहिए। उसके बाद लिखता है, इस विषय में मैंने पहले बता दिया, हाँ, उसको ऊपर 4 या 5 पुरुष मुख्य रूप से कार्य व्यापार में होना चाहिए। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की बात करें तो उसमें मुख्य कैरेक्टर देखो, दुष्यंत का रोल लगभग शुरू से अंत तक है, शकुंतला का भी लगभग अंत तक है, और उनका जो शकुंतला के जो पिता है कण्व ऋषि का भी उसमें कुछ कुछ योगदान है, मतलब जब पूरा नहीं है। सखियों का भी योगदान है, लेकिन इसमें 2 से 3 कम से कम 4 से 5 ऐसे पात्र होते हैं जिसको जो शुरू से लेकर अंत तक होते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद लिखता है एवं
श्रृंगार या वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए। इस विषय में मैंने पहले भी बता दिया था कि इसमें श्रृंगार नाटक में श्रृंगार रस या वीर रस, श्रृंगार रस या फिर श्रृंगार रस या फिर वीर रस, ये दोनों रसों में से कोई एक प्रधान होना चाहिए। अन्य रस भी होंगे, अन्य रस भी इसमें होंगे, परंतु परंतु वो गौण रूप से होंगे, वो सहायक रस रस के रूप में होंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा करुण रस, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है कि श्रृंगार और वीर रस जो है वो प्रधान होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जो इन दोनों के अलावे, श्रृंगार और वीर रस के अलावे, उसने एक ऐसा नाटक लिखा है जो पूरी तरह से करुण रस पर आधारित है। किस पर आधारित है? करुण रस पर आधारित है। तो वो कवि कौन है? वो है आपका भवभूति। भवभूति के द्वारा लिखा गया उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरित एक नाटक है जो भवभूति के द्वारा लिखा गया है। इसमें भवभूति जो है एक करुण रस से युक्त, करुण रस प्रधान ये एक नाटक है, तो इसमें करुण रस से युक्त होना चाहिए। उसके बाद अमन्य रसः, और अन्य रस भी होते हैं नाटक में। श्रृंगार और वीर रस तो प्रधान होनी चाहिए। इसमें एक ऑब्जेक्शन है कि करुण रस से प्रधान भी एक नाटक है, और वो कौन है? उत्तरराम चरितम। उसके बाद लिखा अन्य रस भी होता है, जैसे शांत रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है, ये भी हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलेगा, पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिलेगा, गौण रूप से देखने को मिलेगा। एज ए हेल्प के रूप में, कहीं कहीं सहायक रूप में अन्य रसों की प्रतीति होती है। उसके बाद लिखता है निर्वहन संधि अद्भुत रसों से युक्त होना चाहिए। अंतिम संधि मतलब नाटक का जो क्लाइमैक्स है, निर्वहन संधि, वो अंतिम में निर्वहन संधि होता है। नाटक 5 प्रकार की संधियाँ होती है, अंतिम में कौन सी संधि होती है? निर्वहन संधि। और निर्वहन संधि अद्भुतम, अद्भुत रसों से युक्त होना चाहिए। अद्भुत रस मतलब लास्ट में आश्चर्य होना चाहिए, लास्ट में, नाटक के लास्ट में थोड़ा सा आश्चर्य, अद्भुत रस होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए। नाटक का जो क्लाइमैक्स है उसमें थोड़ी अद्भुत रस देखने को मिले कि वाह ये कैसे हो गया, एक आश्चर्यता उसमें होनी चाहिए नाटक के अंदर में। जैसे मान लें दृश्यम 2 को अगर हम फिल्म है और उसमें अंतिम, अगर हम अंतिम घड़ी की बात करें दृश्यम 2 मूवी का, तो उसमें लास्ट में कितना अच्छा से कहानी को घुमा देता है, हम लोग आश्चर्य देखते के देखते रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नाटक का लक्षण देखने को मिलता है। तो नाटक में भी अंतिम का जो पल है, अंतिम का जो क्लाइमैक्स है, जो समाप्ति है, नाटक की समाप्ति है, वो पूरी तरह से अद्भुत रसों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने नाटक का लक्षण पढ़ ली है। तो पहली बार है कि इसमें इसका जो नाटक का जो कहानी है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, 5 संधियों से युक्त होना चाहिए, नाटक जो है अनेक विभूतियों से युक्त होना चाहिए, वीर महिमा अनेक शक्तियों से युक्त होना चाहिए वो नायक। उसके बाद इसमें सुख दुख की कहानी इसमें दिखना चाहिए, सुख दुख। तो यहाँ छत्रपति लिख गया है, तो छत्रपति ना होकर के यहाँ उत्पत्ति होनी चाहिए, उत्पत्ति। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो इसमें नाटक में सुख दुख की उत्पत्ति की कहानी नाना रसों से युक्त होना चाहिए। अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 5, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 से कम। और उसके बाद इसका जो नायक है वो दिव्य नायक भी हो सकता है, हीरो, कोई भगवान भी इसका नायक हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, और भगवान और देवता, भगवान और मनुष्य दोनों भी हो सकते हैं। जैसे श्री राम, वो मनुष्य भी हैं और भगवान का भी रूप है, तो वो नायक भी हो, मतलब दिव्य नायक भी होना चाहिए। नायक की 3 कैटेगरी होती है, नायक को अलग से 3 रूप में बांटा गया है। एक दिव्य नायक, दूसरा है अदिव्य नायक, अदिव्य नायक अब देख लेंगे। तीसरा है दिव्य अदिव्य, तीसरा क्या है? दिव्य अदिव्य नायक। नायक की 3 कैटेगरी है। तो पहला है आपका यहाँ दिव्य नायक, दूसरा अदिव्य नायक, तीसरा उसका दिव्य अदिव्य नायक, ये 3 कैटेगरी। इसमें दिव्य का उदाहरण विष्णु, शंकर, इंद्र इत्यादि।
अदिव्य का उदाहरण कोई मनुष्य, जैसे युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, ये सब दिव्य दिव्य श्री राम और श्री कृष्ण आदि। तो इस प्रकार से नाटक में जो नायक हैं वो प्रतापी होना चाहिए और धीरोदात्त कोटि का नायक होना चाहिए। उसके बाद अंतिम में यहाँ पे क्या है, 5 से अधिक, 5, 4 या 5 पुरुष जो हैं इसमें मुख्य रूप से शुरू से अंत तक नाटक तक होना चाहिए। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता इसमें होनी चाहिए। और फिर उसके बाद निर्वहन संधि अद्भुत रसों से युक्त होना चाहिए। निर्वहन संधि और लास्ट में निर्वहन संधि का प्रयोग होना चाहिए और निर्वहन संधि अद्भुत रस से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे इति नाटकम लक्षणम, नाटक का लक्षण समाप्त हुआ। इति और अथ दो ऐसे शब्द हैं, इति और अथ दो ऐसे शब्द हैं जो नाटक में या कोई भी कहानी में प्रयोग होता है। अथ का होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले अथ का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी चीज़ को अंत करने के बाद उसमें इति का प्रयोग किया जाता है। इति और अथ क्लियर हो गया। इति अंतिम में, अथ पहले। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास में नाटक का